इस गरिमामय समारोह को, परिचय समारोह को और भी गरिमापूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा यहां पर संपन्न किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्र होने के उपरांत अपने संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार किया और जिसका आधार लोकतंत्र के वे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। हम इन सभी तीनों स्तंभों को जब देखते हैं तो तीनों स्तंभ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए जब पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो वह एक सामान्य नागरिक उससे लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो इन तीनों, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच यानी न्यायपालिका के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अधिवक्ताओं की होती है। एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का, समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है। और उस भूमिका को एक विश्वास के संबंध के रूप में स्थापित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूं कि हमारे अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि एक सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक होते हैं। वह समाज के एक विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में, उस वाहक के रूप में, सारथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और याद रखना, विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों
और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यही के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया। एडवोकेट केपी सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आप सबकी बदौलत उत्तर प्रदेश के अपर हाउस का प्रतिनिधित्व किया। दो बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए और उसने एक समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए छोड़ा हो। उस बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना और उस बार के साथ, उस गरिमा के साथ आगे बढ़ना एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक लंबी श्रृंखला है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम हो, यानी ये सभी अधिवक्ता समुदाय से निकले हुए थे। यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है और उस गौरवशाली परंपरा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आप जब भी याद रखना, जिसके सामने एक समृद्ध परंपरा हो, एक समृद्ध आदर्श हो, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हम भी प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की, लेकिन एक लंबी छलांग लगाई और वहां तक पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, भारत के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छुपी भी नहीं थी। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां आती हैं। जब मैं वहां के
फोर्ट को देखता हूं, वहां के किले को देखता हूं, उस किले में प्रेसिडेंट सूट है। तो मैंने पूछा वहां, जब पहली बार जब मुझे प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट सूट का मतलब यहां? तो तब मुझे बताया गया कि कुंभ के दौरान भी और प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान भी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रतिवर्ष 1 माह का समय प्रयागराज में व्यतीत करते थे। माघ मेले के दौरान वहां रह करके अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस रूप में विकसित करके राष्ट्र को लाभान्वित करते थे, यह कार्य प्रयागराज में रहकर के उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। भारत केवल स्वतंत्र 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के दौरान वहां पर भगवान सोमनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारतीय संस्कृति और भारत की सनातन मूल्यों की अभिवृद्धि का एक सनातन प्रयास है और मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। और वे स्वयं सोमनाथ गए, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया। आखिर राजेंद्र बाबू भी तो अधिवक्ता थे और इसलिए राजेंद्र बाबू की इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा के आप वाहक हैं और उस समृद्ध परंपरा में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी यह देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, स्वर्णिम काल की आभा में नित नए प्रतिमान स्थापित करता है, उस समय उतने ही चुनौतियां भी हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। ये चुनौतियां दोनों प्रकार की होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, यह समाज के एक जागरूक प्रहरी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और उस दृष्टि से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों की परसेप्शन